हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र पूर्वावलोकन 2024 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजाबेथ इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। नंबर 2, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1984 के तहत हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1973 के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। चार्टर एक्ट 1813 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। चार्टर एक्ट 1833। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के तहत। तो इसका आंसर होगा डी, तीनों ही सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा ए 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो उसका आंसर होगा सी 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें सही होगा पहला और दूसरा। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लिया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये पहला चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य बनी रही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। दूसरा है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 हो गई। अगला है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो इसका आंसर होगा बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य जुड़ा।
इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। दूसरा कथन है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। 3 सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें कोई भी एक आंसर प्रॉपर ठीक नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़कर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्व संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में ना हो शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 भी सही नहीं है। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने संसद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो ये संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है,
भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी 1937। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। नंबर 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका आंसर होगा सी पहला और तीसरा सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एंड वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न था, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय, ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो इसका आंसर होगा सी पहला न्याय प्रशासन, दूसरा भू राजस्व, चौथा पुलिस। स्थानीय स्वशासन को इसमें नहीं माना गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों आरक्षित तथा अंतरित या हस्तांतरित में विभक्त किया गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि
आदि विषयों को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा डी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? तो ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 तथा फिर 145 कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका आंसर होगा सी, 1919 एक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें सही है केवल 2। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन ए सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो इसका आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा
का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में हो रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा ए 1919 का अधिनियम। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेप नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो इसका आंसर होगा सी। पहला 1926 और सी 1945। विगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम से? तो इसका आंसर होगा बी भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका आंसर होगा सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो
तो इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्धित सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 की सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इसका आंसर है बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर होगा सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? तो इसका आंसर होगा बी, भारत संघ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों एवं रियासतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का विकल्प ए, अखिल भारतीय संघ दिया गया, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। अगला क्वेश्चन है,
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1, संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। नंबर 4, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। नंबर 6, प्रांतीय विधानमंडल। नंबर 7, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। नंबर 8, फेडरल न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा भारत से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मत अधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है ए, एम.एन. रॉय। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये कहा था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 में हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख द ओनली वे में कहा था, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसका आंसर होगा बी, केवल दूसरा सही है।
पहला गलत है। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में शामिल थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में ये विषय शामिल थे। पहला है, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। तीसरा है, भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान किया जाएगा। चौथा, यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा यह उसे अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथनों में कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर है बी, 10 लाख सदस्यों की। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी या प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा ए, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड, पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके तहत? तो इसका आंसर होगा सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।